हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी में आज चैप्टर कर रहे हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई, शॉर्ट में बोले तो पॉस, प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस, पोस। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आईजीएसटी के सेक्शंस और आईजीएसटी के रूल्स। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े वहाँ पर हमने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस पढ़े और सीजीएसटी रूल्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट के बारे में। ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा अंडर आईजीएसटी एक्ट। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का पावर पार्लियामेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व रखा। और प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा वो सब बातें आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस और रूल्स डिसाइड करेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये डिसाइड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा हर सप्लाई ट्रांजैक्शन का कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। उसके लिए दो चीजें आपको चाहिए। देखिए, नेचर ऑफ सप्लाई जब आपको डिटरमाइन करना होता है कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। नेचर ऑफ सप्लाई आपको डिसाइड करना है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन क्या है, मतलब सप्लाई ट्रांजैक्शन का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, सप्लाई शुरू कहाँ से हुई है, ओरिजिन क्या है उसका, वो क्या होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इन दो फैक्टर्स के इंटरप्ले से हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, वो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। दो चीजें चाहिए हमें कि सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। उसके लिए हमें सप्लायर की लोकेशन पता होनी चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए। इसका मतलब हमें प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसको हम बोलेंगे डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें। अब कुछ जगह लिखा होगा कि सप्लायर की लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पोस, और कुछ जगह लिखा होगा रेसिपिएंट की लोकेशन माना जाएगा पॉस। ठीक है, तो सप्लायर की लोकेशन का क्या मतलब है। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अभी लोकेशंस के बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बातें सर्विसेज के रेस्पेक्ट में बोली गई हैं। आज हम गुड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और कल की क्लास में सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर को हमने दो लेक्चर्स में बांटा है। एक लेक्चर में हम गुड्स की बातें करेंगे, दूसरे लेक्चर में हम सर्विसेज की बातें करेंगे। अब जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो या तो B2B होता है या B2C होता है। B2B ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेकिन उसमें मेन बात ये होती है कि रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब वो भी आगे सप्लाई देता है, वो भी जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो वो आईटीसी का बेनिफिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहता है। तो वो ट्रांजैक्शन कहलाता है B2B। मतलब जहां पर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, वो कहलाती है B2B सप्लाई। फिर B2C सप्लाई क्या होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, रेसिपिएंट या तो एंड कंज्यूमर होता है या वो अनरजिस्टर्ड होता है। जीएसटी लॉ में वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए वो या तो आईटीसी उसको मिलेगी नहीं या वो आईटीसी ले नहीं सकता। ठीक है, तो रेसिपिएंट आईटीसी नहीं ले सकता अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर है या वो अनरजिस्टर्ड है। तो B2B और B2C ये मीनिंग समझ आ गए आपको। अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर अभी मतलब
मई 2024 से ऐड हुआ है। नवंबर 2023 एग्जाम्स तक ये चैप्टर सीए इंटर सिलेबस का पार्ट नहीं होता था। ठीक है, तो वैसे कौन कौन से चैप्टर ऐड हुए? एक तो ये ऐड हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक चैप्टर ऐड हुआ है आपके टीडीएस, टीसीएस, और एक चैप्टर ऐड हुआ है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, और एक चैप्टर पहले से था लेकिन उसमें कुछ बातें मिसिंग थी। वो बातें हालांकि पहले से है जीएसटी कानून में, लेकिन वो बातें सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं थी। तो कुछ बातें ऐसी जो रिटर्न चैप्टर में बताई गई, इंक्लूड की गई। रिटर्न चैप्टर ऑलरेडी कोर्स में था, इसमें कुछ बातें छोड़ रखी थी, लेकिन मतलब नवंबर 2023 एग्जाम्स तक नहीं थी, लेकिन मई 2024 एग्जाम ऑनवर्ड्स वो बातें इंक्लूड कर ली गई। तो इस तरीके से सीए इंटर के सिलेबस में जीएसटी का पोर्शन बढ़ गया है, इसलिए उसको 50 मार्क्स का किया गया। ठीक है, चलिए अब, लेकिन जब ये प्लेस ऑफ सप्लाई पोस्ट चैप्टर यहाँ सीए इंटर में इंक्लूड किया, तो फाइनल से पूरा पहले तो एज इट इज उठाया, लेकिन उसमें से 2 सेक्शन हटा दिए। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में वैसे गुड्स के लिए 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 10 और 11, और सर्विसेज के लिए 12 और 13। इसमें इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बातें सीए इंटर के सिलेबस से हटा दी, और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बातों को ही सीए इंटर सिलेबस का पार्ट रखा गया गुड्स के लिए। और सर्विसेज के लिए, जहां पर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों की लोकेशन इन इंडिया हो, मतलब ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक नेचर का है, उसको सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट रखा गया। लेकिन सप्लायर और रेसिपिएंट इन दोनों की लोकेशन अगर आउटसाइड इंडिया है, मतलब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कौन सी सेक्शन आपके सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट है? गुड्स के लिए सेक्शन 10 और सर्विसेज के लिए सेक्शन 12। सेक्शन 11 और 13 सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है, हालांकि वो पोस्ट चैप्टर का पार्ट तो है, लेकिन वो सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के रेस्पेक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप सीए फाइनल में प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना सीखोगे। चलिए, तो पहले बात करते हैं यहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की बात हो रही है, वो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, विद इन इंडिया हुआ वो ट्रांजैक्शन। तो सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, अभी तक हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर्स तक, बट ये सेक्शन यहां पर हम पढ़ रहे हैं आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 10। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में कैसे डिटरमाइन होगा? सेक्शन 10(1)(a), 10(1)(a, where the supply involves movement of goods। अगर सप्लाई का ट्रांजैक्शन करने से गुड्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, चाहे वो मूवमेंट सप्लायर के द्वारा हो रहा है, चाहे रेसिपिएंट के द्वारा हो रहा है, चाहे एनी अदर पर्सन के द्वारा हो रहा है, मूवमेंट किसी भी के द्वारा हो रहा है, चाहे सप्लायर के द्वारा, चाहे रेसिपिएंट के द्वारा, चाहे एनी अदर पर्सन के द्वारा। आप बोलोगे सप्लायर और रेसिपिएंट तो समझ आता है, कि एनी अदर पर्सन का क्या लफड़ा है? एनी अदर पर्सन को हम बाद में आगे चलकर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो गुड्स का मूवमेंट सप्लायर
के द्वारा हो रहा है, रेसिपिएंट के द्वारा हो रहा है, या एनी अदर पर्सन के द्वारा हो रहा है, बट गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे सप्लाई ट्रांजेक्शन में अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उन केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, मतलब जहां पर गुड्स का मूवमेंट खत्म हो जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, और वो मूवमेंट खत्म होते ही रेसिपिएंट को गुड्स डिलीवर हो जाता है। उस वक्त वो मूवमेंट जहां खत्म होता है वो कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर जोधपुर का है, रेसिपिएंट जयपुर का है, रेसिपिएंट जयपुर का। रेसिपिएंट ने ऑर्डर दिया सप्लायर को कि ये गुड्स की मेरे को सप्लाई करो, तो सप्लायर ने गुड्स रवाना किया जोधपुर से जयपुर। ये सप्लाई ट्रांजैक्शन होने की वजह से गुड्स का मूवमेंट हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जोधपुर या जयपुर? जयपुर माना जाएगा जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हुआ है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ है वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई पोस। ठीक है, तो सप्लायर का लोकेशन क्या है? मैंने आपको दो बातें बोली। आपको नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। सप्लायर का लोकेशन क्या है? जोधपुर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जयपुर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दोनों सेम स्टेट में है? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है तो ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर ये दूसरे स्टेट में होता तो ये नेचर ऑफ सप्लाई हो जाता इंटर स्टेट सप्लाई। तो मैंने बोला नेचर ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है, दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं। एक तो सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई। उससे डिसाइड होगा कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस चैप्टर में। मैंने लास्ट में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हर बात हर सेक्शन के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए पेज नंबर है आपके 172। पेज नंबर 172 पर हमने अभी सेक्शन 1A पढ़ा। सेक्शन 1A, मिस्टर अनिरुद्ध ऑफ 10(1)(a, सेक्शन 10(1)(a, मिस्टर अनिरुद्ध ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 10 रेफ्रिजरेटर्स टू बी ऑफ पुणे महाराष्ट्र। सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर की लोकेशन है नासिक महाराष्ट्र में, और प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है हमें। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, तो ऑर्डर दिया और अनिरुद्ध ने ये 10 रेफ्रिजरेटर्स रवाना किए, सेल किए बी को फॉर डिलीवरी एट मिस्टर, यहां पर एक मिनट, यहां पर बी करिए, यहां पर बी की जगह विनय करिए। विनय के प्लेस पर, बिजनेस प्लेस पर जो पुणे में है। तो अनिरुद्ध सप्लायर है, रेसिपिएंट है विनय, और प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का मूवमेंट शुरू होगा नासिक से पुणे तक।
नासिक से पुणे तक, और गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहाँ होगा? पुणे में। तो इस केस में पोस्ट क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पुणे इन महाराष्ट्र। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर रहीम ऑफ नासिक महाराष्ट्र सेल्स 20 रेफ्रिजरेटर्स टू मिस्टर चंद्रकांत ऑफ अहमदाबाद गुजरात फॉर डिलीवरी एट मिस्टर चंद्रकांत प्लेस ऑफ बिजनेस इन अहमदाबाद। तो गुड्स डिलीवर कहाँ होके कहाँ मिलेगा रेसिपिएंट को? मूवमेंट गुड्स का कहाँ टर्मिनेट होगा? अहमदाबाद में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, अब आप यहां डिसाइड करोगी कि ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। सप्लायर की लोकेशन क्या है? नासिक महाराष्ट्र। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अहमदाबाद गुजरात। तो ये ट्रांजैक्शन हुआ आपका इंटर स्टेट। ठीक है, ऊपर वाला ट्रांजैक्शन क्या था? इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में फॉल करे तो ट्रांजैक्शन हो जाता है इंट्रा स्टेट, और अदरवाइज इंटर स्टेट सप्लाई। चलिए अब पढ़ते हैं 10(1)(b), मोस्ट इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए नई बात एक तरीके से। तो 10(1)(b) पेज नंबर है आपके 164, पेज नंबर 164 पर सेक्शन 10(1)(b, ये क्या है? बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप टू मॉडल अगर अप्लीकेबल हुआ तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पोस्ट क्या होगा? देखिए क्या होता है ये, where goods are delivered to the recipient, where the goods are delivered to the recipient or any person on direction of the third person, थर्ड पर्सन डायरेक्शन दे रहा है और गुड्स डिलीवर हो रहा है या तो रेसिपिएंट को या एनी पर्सन को। कैसे ट्रांसफर हो रहा है? बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज, बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और अदरवाइज। तो क्या माना जाएगा उस केस में कि वो थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हुआ है? एग्जाम्पल से समझेंगे ये पूरा माजरा क्या है। एग्जाम्पल पर आ जाइए आप, एग्जाम्पल को हम समझते हैं तब जाके आपको बिल टू शिप टू मॉडल समझ आएगा। एग्जाम्पल में आइए, पेज नंबर 172, 10(1)(b), 10(1)(b, ध्यान से सुनिएगा। बिल टू शिप टू मॉडल का एग्जाम्पल ये आगे भी काम आएगा जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे भी काम आएगा ये बिल टू शिप टू मॉडल। और एक जगह और काम आएगा जब हम ई वे बिल चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब ये कंसेप्ट 3 जगह काम आता है। मिस्टर राम सप्लायर रजिस्टर्ड ए उत्तर प्रदेश में हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट नोएडा। तो नोएडा यूपी में है और मिस्टर राम वहां पर रजिस्टर्ड सप्लायर है। मैंने बोला था जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, तो इन्होंने यूपी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। हो सकता है यूपी स्टेट में इनके काफी सारी ब्रांचेस हों, लेकिन जब एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं तो एक प्लेस को आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब हेड ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है इनके यूपी स्टेट में 3-4 ब्रांच ऑफिस हों। अब उसमें से इन्होंने एक को, नोएडा वाले प्लेस ऑफ बिजनेस को इन्होंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर किया हुआ है।
इन्होंने, मिस्टर राम ने, जो यूपी नोएडा के हैं, इन्होंने मिस्टर श्याम ऑफ अहमदाबाद गुजरात को बोला कि 50 वॉशिंग मशीन्स का ऑर्डर देता हूं आपको, 50 वॉशिंग मशीन्स का ऑर्डर देता हूं आपको, और ये मैं ऑर्डर में आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं सप्लाई कहां पर लूंगा? जयपुर राजस्थान में लूंगा। आप इस गुड्स को रवाना करो जयपुर राजस्थान के लिए। ठीक है, तो सप्लायर कौन है इस ट्रांजैक्शन में? मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम सप्लायर है। मिस्टर राम ने ऑर्डर दिया इनको कि गुड्स की सप्लाई करो, लेकिन राम ने ये गुड्स अपने नोएडा प्लेस ऑफ बिजनेस पर नहीं मंगवाया है। उन्होंने बोला कि मैं इस गुड्स की डिलीवरी कहां लूंगा? जयपुर राजस्थान में लूंगा। तो इस केस में यहां पर हम सब लिख देते हैं। बताइए, अब माल कहां से रवाना होगा? माल रवाना करेंगे मिस्टर श्याम, अहमदाबाद से रवाना करेंगे, और कहां के लिए रवाना करेंगे? जयपुर में। और जयपुर में उस गुड्स की डिलीवरी कौन लेंगे? मिस्टर जुबिन। मिस्टर जुबिन इस गुड्स की डिलीवरी जयपुर में लेंगे। ठीक है, तो गुड्स के पहले मूवमेंट को हम लिखते हैं कि गुड्स का मूवमेंट कहां से शुरू होगा? मिस्टर श्याम, जो कहां के हैं? अहमदाबाद गुजरात के। ठीक है, गुड्स का मूवमेंट शुरू होगा कहां तक के लिए? जयपुर में मिस्टर जुबिन गुड्स को रिसीव करेंगे। जयपुर राजस्थान। ठीक है, गुड्स का मूवमेंट शुरू होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, चलिए, तो जुबिन को मूवमेंट ऑफ गुड्स किया गया जयपुर राजस्थान के लिए। ये ऑर्डर मिस्टर श्याम को दिया किसने था? राम ने। यूपी नोएडा है ना, नोएडा से ऑर्डर मिला। गुड्स का मूवमेंट गुजरात से हुआ राजस्थान। अब मुझे एक बात बताइए, इस केस में सप्लाई के कितने ट्रांजैक्शन हुए? सप्लाई के 2 ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ऑल दो गुड्स का मूवमेंट एक बार ही हुआ है, गुड्स का मूवमेंट एक बार ही हुआ है, लेकिन सप्लाई के 2 ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। मिस्टर राम ने क्या बोला? डायरेक्ट आप सप्लाई दे देना जुबिन को। इस केस में सप्लाई के आपके 2 ट्रांजैक्शन हैं। एक ट्रांजैक्शन है आपका राम टू जुबिन, क्योंकि जुबिन को ऑर्डर किसने दिया? नहीं, जुबिन किसका कस्टमर है? मिस्टर राम का कस्टमर है। मिस्टर राम का कस्टमर है जुबिन, और उसको सप्लाई दिलवाने के लिए मिस्टर राम ने श्याम को ऑर्डर दिया कि ये गुड्स आप जुबिन के बिजनेस प्लेस पर डिलीवर करो। अब मैंने बोला, आपको बोला था, बताइए मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है क्या? मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या किसी एनी अदर पर्सन के द्वारा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? मिस्टर जुबिन के एंगल से देखो आप, गुड्स का मूवमेंट करने के लिए कौन लायबल था? राम। लेकिन गुड्स का मूवमेंट कर कौन रहा? श्याम। तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बाय एनी अदर पर्सन मिस्टर जुबिन के एंगल से। तो ये हुआ आपका सप्लाई का एक ट्रांजैक्शन, ये आपका
सप्लाई का एक ट्रांजैक्शन हुआ, बट ये कौन से सेक्शन वाला हुआ? सेक्शन 10(1)(a) वाला हुआ। सेक्शन 10(1)(a) वाला हुआ, ठीक है। अब बताइए, मिस्टर श्याम जो है वो राम के नाम का इनवॉइस बनाएंगे या नहीं? मिस्टर श्याम क्या बोलेंगे? ऑल्दो गुड्स का मूवमेंट मैंने जयपुर में कर दिया, बट मैं इनवॉइस मिस्टर राम के नाम का बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब श्याम ने राम को सप्लाई दी है। ये आपका सप्लाई का दूसरा ट्रांजैक्शन, ये सप्लाई का दूसरा ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये कहलाता है बिल टू शिप टू मॉडल। तो ये जो सप्लाई का दूसरा ट्रांजैक्शन है, ये है आपका सेक्शन 10(1)(b) वाला। गुड्स मिला किसको है? जुबिन को मिला है। तो जिसको मिला है उसके लिए तो वो 10(1)(a) वाला ट्रांजैक्शन है, लेकिन जिसके हाथ गुड्स आया ही नहीं, जिसके यहां गुड्स पहुंचा ही नहीं, उसके लिए वो सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो जाएगा 10(1)(b) वाला। अब एक बात समझना, गुड्स का मूवमेंट तो श्याम ने किया जुबिन को, तो यहां पर थर्ड पर्सन कहलाएगा मिस्टर राम। मिस्टर राम कहलाएगा थर्ड पर्सन, क्योंकि गुड्स के मूवमेंट में राम ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया, मिस्टर राम ने सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया। क्या उसके स्टेट से, उसके बिजनेस प्लेस से गुड्स रवाना हुआ? नहीं, मिस्टर राम के बिजनेस प्लेस से गुड्स रवाना नहीं हुआ है, इसलिए इस केस में मिस्टर राम को थर्ड पर्सन कहा जाएगा, ठीक है। मतलब जिन पार्टीज के बीच में गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, गुड्स का मूवमेंट तो श्याम टू जुबिन हुआ है, तो राम इस केस में थर्ड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन में हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा? देखिए, जुबिन वाला जो ट्रांजैक्शन है वो सेक्शन 10(1)(a) से गवर्न होता है, तो उस केस में आपका पोस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। तो इस केस में सप्लाई ट्रांजैक्शन 1 का पोस क्या माना जाएगा? जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान। और दूसरे वाले सप्लाई ट्रांजैक्शन जो गवर्न हो रहा है सेक्शन 10(1)(b) से, जहां पर बिल टू शिप टू मॉडल लग रहा है, उस केस में यहां पर प्रोविजन पढ़िए। प्रोविजन में देखा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। पढ़ के देखिए क्या दे रखा है वहां पर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहां पर कौन है? मिस्टर राम। उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? नोएडा, यूपी। तो इस सप्लाई के ट्रांजैक्शन नंबर 2 में पोस क्या माना जाएगा? नोएडा, यूपी। अब एक बात बताइए मुझे, इनवॉइस, इनवॉइस बताइए कि इनवॉइसिंग कैसे होगी? क्या इस केस में 2 इनवॉइस होंगे? चूंकि सप्लाई के 2 ट्रांजैक्शन है तो इनवॉइस 2 बनेंगे। पहला इनवॉइस बनेगा आपका श्याम टू राम, श्याम टू राम। फिर दूसरा इनवॉइस आपका बनेगा राम टू जुबिन। इनवॉइस 2 बनेंगे क्योंकि सप्लाई के 2 ट्रांजैक्शन है, ऑल्दो मूवमेंट ऑफ गुड्स एक बार ही हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक बात समझते हैं, एक प्रैक्टिकल बात समझना। जब मिस्टर श्याम गुड्स का मूवमेंट जयपुर के लिए कर रहे होंगे, जुबिन को जब वो माल रवाना कर रहे होंगे, वो बिल राम के नाम का बनाएंगे?
मिस्टर श्याम के एंगल से सोचो। मिस्टर श्याम ऑल दो जुबिन के लिए जयपुर में गुड्स रवाना कर रहे हैं, लेकिन वो बिलिंग इनवॉइस किसके नाम की करेंगे? राम के नाम की करेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसकी बिलिंग राम के नाम से होगी तो, बट गुड्स का मूवमेंट तो जयपुर के लिए हो रहा है, जुबिन को। जब गुड्स का मूवमेंट जाएगा, अहमदाबाद से जयपुर के लिए माल रवाना होगा, बीच में कोई ऑफिसर पकड़ लेगा, बिल्टी दिखाना ट्रांसपोर्ट की, वो किसके नाम की बनी होगी? बिल्टी किसके नाम की बनी होगी? बिल्टी जुबिन के नाम की बनी हुई है, क्योंकि माल जुबिन को जा रहा है। ठीक है, बिल्टी किसके नाम की बनेगी? जुबिन के नाम की, और बिलिंग हो रही है राम को। तो इस केस में मुझे एक बात बताइए, राम के बिजनेस प्लेस पर ये गुड्स रिसीव हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन बिलिंग राम के नाम की हुई। तो बताइए, ये राम की परचेज स्ट्रीट होगा क्या? और इस बिल में श्याम जो इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज करेंगे, उसकी आईटीसी राम को मिलेगी या नहीं, या जुबिन को मिलेगी? राम को मिलेगी। ठीक है, और जुबिन को कौन से टैक्स की आईटीसी मिलेगी? जो राम ने चार्ज किया है जुबिन से। ठीक है, यह कहलाता है बिल टू शिप टू मॉडल। कहाँ था आपके बिल टू शिप टू मॉडल? यहाँ सप्लाई का जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 था, यहाँ था आपका बिल टू शिप टू मॉडल। समझ आ गया ये क्या है? अब आ जाइए सेक्शन 10 में आ जाइए। सेक्शन 10(1), तो ये 10(1)(b) में क्या था? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। और इस केस में थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? जो जहां को मूवमेंट हुआ ही नहीं है। राम के यहां से ना तो मूवमेंट शुरू हुआ था ना खत्म हुआ, वो पर्सन कहलाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमारे मिस्टर राम का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्लेस ऑफ सप्लाई माना गया। फिर सेक्शन 10(1)(c), अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व ही ना हो, उस सप्लाई के ट्रांजैक्शन में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व ही ना हो, आप बोलोगे ऐसे हो ही नहीं सकता, सप्लाई होगी तो गुड्स का मूवमेंट तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब एक बात समझना, मैंने आपको कोई मशीन रेंट पर दे रखी है, मैंने आपको कोई मशीन रेंट पर दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपको रेंटिंग सर्विस दे रहा हूं, मैं उसका रेंट चार्ज कर रहा हूं, और वो सब सर्विस की सप्लाई है, वो सर्विस की सप्लाई है। 4 महीने आपने वो मशीन यूज की, आपके पास मशीन आ चुकी है पहले ही, और 4 महीने आपने यूज की। अब 4 महीने ये मशीन यूज करने के बाद आपका कहना है ये मशीन सही है, हमें खरीदनी है। अब आप मुझे ये मशीन खरीदने का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मैंने कहा ठीक है, ये मशीन मैं आपको बेच देता हूं। मशीन आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, तो क्या इस केस में गुड्स का मूवमेंट होगा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन अब हो रहा है, तो क्या इस केस में गुड्स का मूवमेंट होगा क्या? मशीन तो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, तो ये केस कहलाएगा। अब क्या हो रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, तो यहां पर अब मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा ही नहीं है, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी आपके पास पड़ा है। इस केस में पोस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो ये गुड्स तो रेसिपिएंट के पास ही पड़ा पहले से, तो रेसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा जब रेसिपिएंट के पास वो गुड्स जहां पर भी पड़ा है, गुड्स की लोकेशन पोस बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई।
वो रेसिपिएंट के पास ही पड़ा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, आ जाइए। इसका एग्जाम्पल है 10(1)(c) पर। मिस्टर आकाश न्यू दिल्ली के, इन्होंने एक मशीन लीज पर दी थी, किराए पर दी थी। मशीन की कॉस्ट थी 8 लाख। किसको दी? टू मिस्टर विकास, नोएडा, यूपी। किराए पर दे रखी थी। क्यों? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उससे मिस्टर विकास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इस मशीन को यूज करते हैं। मिस्टर विकास ने मिस्टर आकाश से ये मशीन किराए पर ली है और मंथली रेंट पे कर रहे हैं 40,000। 14 महीने के बाद मिस्टर विकास ने रिक्वेस्ट की मिस्टर आकाश को कि ये मशीन मैंने आपसे किराए पर ली है, लेकिन आप ये मशीन मेरे को सेल कर दो। ये मशीन पहले से मिस्टर विकास के पास पड़ी है। अब उन्होंने मिस्टर आकाश को बोला कि ये मशीन मुझे सेल कर दो, 4 लाख में सेल कर दो, ठीक है। जिसके लिए मिस्टर आकाश ने अपनी कंसेंट दे दी, एग्री हो गए कि यस, मैं ये मशीन आपको बेचता हूं। अब इस केस में गुड्स का मूवमेंट अब हो रहा है क्या? इस सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है? नहीं। आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ गुड्स पहले हुआ था, बट वो सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए हुआ था, रेंटिंग सर्विस के लिए हुआ था। क्या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन के लिए गुड्स का मूवमेंट हुआ क्या? नहीं। तो इस केस में मशीन बिक गई ऑन एज इज वेयर बेसिस, जहां मशीन पड़ी है बिक गई, और उस वक्त वो मशीन किसके पास पड़ी थी? विकास के पास, ठीक है। तो जहां पर वो मशीन की लोकेशन है अभी, ये मशीन अभी कहां पड़ी है? ये मशीन अभी नोएडा में पड़ी है, विकास के पास। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? नोएडा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, XYZ मुंबई महाराष्ट्र, इन्होंने एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन किया गुरुग्राम हरियाणा में। एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन किया, इसके लिए इन्होंने एक बिल्डिंग परचेस की। बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर किया गया है, इमूवेबल को नहीं। इसलिए बिल्डिंग सेल करने पर, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ऑफिस के लिए उन्होंने ये बिल्डिंग खरीदी है फ्रॉम केटीएस बिल्डर्स गुरुग्राम से, ठीक है। लेकिन खास बात यह है, अलोंग विथ प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। मशीन सेल हुई फर्नीचर फिक्सचर्स समेत। बताइए, फर्नीचर फिक्सचर्स तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर पर तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में भी क्या इस सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए गुड्स का मूवमेंट होगा क्या? नहीं, वो तो बिल्डिंग के अंदर ही पड़ा है ऑलरेडी, फर्नीचर फिक्सचर ऑलरेडी बिल्डिंग के अंदर ही पड़ा है। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए गुड्स का मूवमेंट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। तो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस केस में गुड्स पहले से ही जहां पर पड़ा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो गुड्स पहले से कहां पर पड़ा है? बताइए, गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम में पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका गुरुग्राम। अब बताइए, नेचर ऑफ सप्लाई क्या मानूं? सप्लायर की लोकेशन क्या है? मैंने बोला नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए आपको 2 फैक्टर चाहिए,
एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आपने डिटरमाइन कर लिया, गुरुग्राम हरियाणा। सप्लायर की लोकेशन क्या है बोलो? सप्लायर की लोकेशन क्या है? किसने ये ऑफिस फर्नीचर और फिक्चर सप्लाई किया है? केटीएस बिल्डर, गुरुग्राम का ही है वो। केटीएस बिल्डर सप्लायर गुरुग्राम का ही है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुरुग्राम में। अगर सप्लायर की लोकेशन गुरुग्राम में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुरुग्राम में है, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या हुआ? इंट्रा स्टेट। समझ गए? चलिए अब आइए, अलग अलग सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने पोस्ट अलग अलग तरीके से डिटरमाइन किया है। अब पढ़ते हैं हम 10(1)(CA। ये है अमेंडमेंट, और इवन अभी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट की बुकलेट इशू कर दी है और उसके अंदर ये अमेंडमेंट है, और अभी आपका ये चैप्टर चल रहा है तो मैंने इंक्लूड कर ही लिया। इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या मैटर है? ओवर द काउंटर सेल हो गई और रेसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट। उस केस में पोस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? अगर इस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर लिखता है सप्लायर, सप्लायर जब इनवॉइस बनाता है उस पर वो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस लिखता है, तो उस अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस हो जाएगा पोस्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर रिकॉर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का एड्रेस इनवॉइस पर नहीं लिखा गया है, तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, पॉस। मतलब इस केस में सप्लायर की लोकेशन जहां है वही मान लिया जाएगा पोस। तो इस केस में ये सप्लाई का ट्रांजैक्शन कैसा हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। सप्लायर की लोकेशन भी वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है, तो ये सप्लाई का कैसा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। अब इसमें कौन से केसेस कवर किए गए हैं समझते हैं हम। ओवर द काउंटर सेल होता क्या है? काउंटर पर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन आया और गुड्स परचेज करने के लिए आया है, तो कई बार अनरजिस्टर्ड पर्सन गुड्स परचेज करते हैं काउंटर पर जाकर इन वन स्टेट। एक स्टेट में जाकर वो किसी काउंटर पर जाकर गुड्स परचेज कर लेते हैं, बाद में उस गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए दूसरे स्टेट में लेके आते हैं। वो दूसरा स्टेट जनरली वो होता है जहां पर वो खुद रहते हैं। अनरजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट लेकर आ रहा है दूसरे गुड्स से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अपने स्टेट में माल। उसने वो माल वहीं उस स्टेट में खरीद लिया था। फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली गए थे, घूमने के लिए गए थे, बट आपने वहां पर कोई गुड्स किसी शोरूम में जाकर खरीद लिया। शोरूम में ही आपको उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। जहां उस शोरूम में आप खरीदने गए थे, उस दुकानदार को मतलब नहीं कि ये गुड्स आप वापस राजस्थान लेके आओगे। उसको क्या मतलब? तो ये कहलाता है ओवर द काउंटर सेल, और आप अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो। ठीक है, अब उस सप्लायर के एंगल से बताइए। सप्लायर तो वो है, सप्लायर तो वो है, आप रेसिपिएंट हो। आपने उससे शोरूम पे जाके गुड्स खरीद लिया काउंटर पर, ओनरशिप आपके पास आ गई। अब ये आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन वाले को दे दिया आपने, ये माल जोधपुर भिजवा दो। ठीक है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? देखिए, कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि हरियाणा में आइए, या हरियाणा में अगर आप
कार परचेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल इनोवा क्रिस्टा, अगर आप हरियाणा में जाकर इनोवा क्रिस्टा परचेस करते हो तो आपके वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम लगेंगे और रोड टैक्स भी कम लगेगा। और यहाँ जोधपुर राजस्थान में परचेस करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस और रोड टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, हरियाणा जाकर इनोवा क्रिस्टा परचेस करोगे, वो शोरूम वाले आपको गुड्स वहीं डिलीवर कर देंगे, इस गुड्स की ओनरशिप भी आपको वहीं ट्रांसफर हो जाएगी। आप इस गाड़ी को चलाकर जोधपुर लेकर आए। ये उस सप्लायर के लिए, उस शोरूम वाले के लिए, उस शोरूम वाले के एंगल से सोचो, वो सप्लायर है, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। अगर आप उसको बोलते हो कि मैं तो जोधपुर राजस्थान से आया हूं, मैं जोधपुर राजस्थान से ये गाड़ी लेने आया हूं, ठीक है, और वो इनवॉइस के अंदर लिख देता है कि आप जोधपुर राजस्थान के हो, तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जोधपुर राजस्थान। लेकिन अगर आप उसको इन्फॉर्म ही नहीं करते तो उस सिचुएशन में सप्लायर का लोकेशन मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब एक इश्यू अराइज होता है, क्या पूरा एड्रेस बताना जरूरी है, क्या पूरा एड्रेस बताना जरूरी है क्या? अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं, क्या मैं इतना बता दूं कि मैं राजस्थान का हूं, जोधपुर का हूं, ये भी नहीं बताऊं, तो क्या सफिशिएंट कंप्लायंस मान ली जाएगी? यहां पर गवर्नमेंट ने एक बात लिखी है, फॉर दिस पर्पस रिकॉर्डिंग ऑफ नेम ऑफ द स्टेट of unregistered person in the invoice shall be deemed to be recording of the address of such अनरजिस्टर्ड पर्सन। इनवॉइस के ऊपर सिर्फ अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट का स्टेट का नाम है, सिटी का भी नाम नहीं है, स्टेट का नाम है, तो भी इसे मान लिया जाएगा यस रेसिपिएंट ने अपना एड्रेस दिया है। तो रेसिपिएंट का इस केस में क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेट का भी नाम नहीं बताता तो सप्लायर का लोकेशन, अभी हमारे एग्जाम्पल में अगर स्टेट का नाम नहीं बताया, अगर आप अपने स्टेट का नहीं नाम बताओगे उसको, उस केस में क्या हो जाएगा, हरियाणा माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पोस्ट, ठीक है। तो ये इस बार से अमेंडमेंट हुआ है, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर सेल, ओटीसी। फिर सेक्शन 10(1)(d), 10(1)(d), where goods are assembled or installed at site। कई बार गुड्स ऐसा होता है, कस्टमर बोलता है मेरे प्रेमाइजेस पर आके असेंबल करो आप या इंस्टॉल करो, ठीक है। तो कस्टमर कई बार बोलता है मेरे प्रेमाइजेस पर आप आकर गुड्स इंस्टॉल करो, असेंबल करो, इस नेचर का गुड्स है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पर वो गुड्स असेंबल होता है या इंस्टॉल होता है, द प्लेस वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका एग्जाम्पल आइए करते हैं। टेन वन डी, मिस्टर अरमान, न्यू दिल्ली, परचेसेस ए मशीन फ्रॉम मिस्टर भानु, न्यू दिल्ली। मतलब सप्लायर और रेसिपिएंट दिल्ली के ही हैं, मशीन परचेस कर रहे हैं, यहां पर मशीन की सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्या बात हो रही है दोनों के बीच में, फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री एट नोएडा यूपी। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों दिल्ली के हैं, लेकिन ये मशीन जहां पर इंस्टॉल होनी है वो रेसिपिएंट की एक फैक्ट्री है नोएडा यूपी में, वहां पर ये मशीन इंस्टॉल होनी है। ऑल्दो सब जो रेसिपिएंट है वो दिल्ली का है,
बट यहाँ पर चूंकि इस मशीन का इंस्टॉलेशन नोएडा यूपी में होना है, तो इस केस में सेक्शन 10(1)(d) क्या बोलता है, आपका पोस्ट क्या माना जाएगा, जहां पर वो मशीन इंस्टॉल हो रही है। तो नोएडा हो जाएगा आपका पोस्ट। दूसरा एग्जांपल, प्योर रिफाइनरीज मुंबई महाराष्ट्र गिव्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू PQ लिमिटेड रांची झारखंड टू असेंबल ए पावर प्लांट इन इट्स कच्छ गुजरात रिफाइनरी। एक पावर प्लांट असेंबल करना है, इनकी फैक्ट्री, इनका पावर प्लांट है कच्छ गुजरात में, रिफाइनरी है वहां पर एक पावर प्लांट लगाना है, असेंबल करना है। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पर गुड्स असेंबल होगा, मतलब कच्छ गुजरात। इवन दो प्योर रिफाइनरी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, वो कहीं का भी हो, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होता है, जहां पर गुड्स असेंबल होता है। तो जहां पर गुड्स इंस्टॉल होता है, असेंबल होता है, वो माना जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये है सेक्शन 10(1)(d)। फिर आइए 10(1)(e). 10(1)(e), where goods are supplied on board a conveyance. Goods are supplied on board a conveyance. इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जोधपुर से चेन्नई जाना है, बीच में खूब सारे स्टेशन आएंगे, हो सकता है आप एक दो और भी स्टेट बीच में क्रॉस कर लो, ठीक है। आप यहां पर ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में आपने कुछ भी गुड्स परचेस किया, कुछ भी खाने पीने का आइटम आपने परचेस किया, तो जो सप्लायर आपको उन फूड आइटम्स की सप्लाई दे रहा है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, बताइए। ठीक है, मान लीजिए वहां पर 10 पैसेंजर चढ़े हैं, जहां पर 10 पैसेंजर अलग अलग टाइमिंग पर खाते हैं, ठीक है, ट्रेन चल रही है, कोई पैसेंजर कब, कोई राजस्थान में, कोई दूसरे स्टेट में, इस तरीके से। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होने के लिए क्या लिखा है, प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। बताइए, जहां पर वो सप्लायर वेंडर, फूड आइटम का वेंडर ट्रेन में गुड्स लेकर चढ़ा है, ट्रेन में गुड्स लेके चढ़ा है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पर आपने वो फूड आइटम कंज्यूम किया है, वो नहीं माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आपने वो फूड आइटम कंज्यूम किया ही नहीं और आप चेन्नई पहुंच गए और चेन्नई में जाके आपने वो फूड आइटम कंज्यूम किया, तब भी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पर, अब कई लोग ये इंटरप्रेट कर बैठते हैं जहां से पैसेंजर चढ़ा है। मेरे को एक बात बताइए, इस केस में ऐसा हो सकता है क्या, ये एक प्लेस है, यहां से वेंडर ट्रेन में चढ़ा, यहां से वेंडर ट्रेन में चढ़ चुका है, ठीक है, ये दूसरा स्टेशन आया, ये पैसेंजर इस दूसरे स्टेशन से चढ़ा है, पैसेंजर इस दूसरे स्टेशन से चढ़ा है, ठीक है। अब पैसेंजर ने गुड्स परचेस किया तीसरे स्टेशन पर, ठीक है। तो स्टेशन नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, पहला वाला, जहां से वेंडर फूड आइटम लेकर ट्रेन में चढ़ा है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ
सप्लाई। ठीक है, तो कन्वेंस कोई भी हो सकता है, वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। आ जाइए एग्जाम्पल समझते हैं। यस, 10(1)E, एयरक्राफ्ट का भी केस करेंगे, अभी एग्जाम्पल में आएगा। 10(1)E, मिस्टर विवेक न्यू दिल्ली के हैं। इन्होंने ट्रेन पकड़ी है जो चलेगी न्यू दिल्ली से कोटा तक, दिल्ली टू कोटा। ठीक है, ये अभी इनका स्टेटस पता नहीं है कि ये पैसेंजर है या वेंडर है, पता नहीं अभी ये पैसेंजर है या वेंडर है। ये ट्रेन पर चढ़े हैं, अब पैसेंजर है या वेंडर है पता नहीं है, अब पता पड़ेगा आपको। ही सेल्स द गुड्स, अब पता पड़ा ये वेंडर है, अब पता पड़ा ये वेंडर है। इन्होंने ये गुड्स सेल किया, टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम, जो ये दिल्ली से लेकर चढ़े थे। ठीक है, लेकिन ये गुड्स इन्होंने ड्यूरिंग द जर्नी सेल किया है, लेकिन सेल कहां किया है? जयपुर में सेल किया है। जयपुर में इन्होंने पैसेंजर को ये गुड्स सेल किया। प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या माना जाएगा? जहां पर इन्होंने सेल किया या जहां से वेंडर ये फूड आइटम लेके चढ़ा था? जहां से ये वेंडर इस केस में मिस्टर विवेक, वो ये फूड आइटम लेकर कहां से चढ़ा था? न्यू दिल्ली से। तो आपका पोस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? न्यू दिल्ली। फिर दूसरा एग्जांपल, मिस्टर विकी, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, purchases coffee and snacks on board a एयरजेट फ्लाइट के अंदर इन्होंने कॉफी और स्नैक्स आइटम परचेस किए। एयरजेट की फ्लाइट है मुंबई टू न्यू दिल्ली। ठीक है, मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट है, इन्होंने गुड्स परचेस किया फ्लाइट के अंदर। ठीक है, यहां पर मिस्टर विकी कौन है? रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट है। सप्लायर कौन होगा? एयरजेट सप्लायर, एयरजेट। फूड आइटम वर लोडेड इनटू द एयरक्राफ्ट एट मुंबई, मुंबई में फूड आइटम लोड कर दिए वेंडर ने, एयरजेट ने। बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मुंबई, जहां से प्लेन चढ़ा। ठीक है, देखिए इनका कहना है, मेरे को इस केस में डिटरमाइन करना है कि ये सप्लाई का नेचर क्या है। मैंने सप्लाई का जब भी आपको नेचर डिटरमाइन करना हो, मैंने आपको बोला दो फैक्टर चेक करने हैं आपको, एक तो पीओएस और एक लोकेशन ऑफ सप्लायर। इस केस में मुझे बताइए आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या मालूम है? आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर, एयरजेट का लोकेशन क्या मालूम? मुंबई। ठीक है, मुंबई मानेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई, तो ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई। हमेशा आपको दो पैरामीटर यूज करने नेचर ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए, सप्लायर की लोकेशन एक। अच्छा, ऊपर वाले केस में भी बताना है आपको? एक मिनट, फर्स्ट वाले केस में इधर इधर, फर्स्ट वाले केस में बताइए आप, फर्स्ट वाले केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? सप्लायर की लोकेशन क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है,
वो दिल्ली का है। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली। मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों दिल्ली में है, तो ये आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा। इस बारे में और आगे बात करेंगे, आएंगे ऐसे केसेस आएंगे आगे। चलिए, ये क्या था? 10(1)(e). 10(1)(e). अब अभी तक 10(1) चल रहा था, अब 10(2). 10(2) में क्या बोला? Where the place of supply cannot be determined by using above provisions. above provisions यूज करके अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उस केस में डिटरमाइन तो किया जाएगा इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या? जैसे जैसे गवर्नमेंट को नए नए एरियाज और मिलेंगे, गवर्नमेंट उसके लिए स्पेसिफिक रूल बनाती जाएगी। ठीक। अब ये अपना क्या था? सेक्शन 10, गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इन इंडिया के, मतलब वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने आपको बोला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हटाए हुए हैं आपके सिलेबस से, सेक्शन 11 और 13, और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपके कोर्स का पार्ट है। गुड्स के लिए सेक्शन 10, सर्विसेज के लिए सेक्शन 12। तो जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इन इंडिया के हैं, मतलब दोनों देसी हैं, दोनों देसी हैं। फिर अब स्पेसिफिक सर्विसेज की बात करते हैं। पहले स्पेसिफिक सर्विसेज की बात करते हैं, बाद में गवर्नमेंट ने दे रखा है जहां पर स्पेसिफिक सर्विस नहीं है, जनरल सर्विस है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए डिफॉल्ट प्रोविजन काम आएगा। वो डिफॉल्ट प्रोविजन क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। डिफॉल्ट प्रोविजन क्या है सर्विसेज के लिए? डिफॉल्ट प्रोविजन क्या है? सेक्शन 12(1), अगर ये B2B ट्रांजेक्शन है, B2B मतलब जहां पर रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन। अब रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हमें समझना है सर्विस के केस में। तो डेफिनेशन पार्ट में चलते हैं। देखो, गुड्स का मूवमेंट होता है तो दिखता है कि गुड्स कहां से कहां को जा रहा है। सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती है तो दिखती नहीं है कि वो कहां से कहां गई। तो इसके लिए गवर्नमेंट बता रही है आपको लोकेशन कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे सर्विस के केस में। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होगा, और हम साथ ही साथ ये भी पढ़ लेंगे कि सप्लायर की लोकेशन क्या होगी। फिर यहां पर दोबारा आएंगे हम, चैप्टर के शुरू में जाइए, चैप्टर के शुरू में जाइए। सर्विस के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विस के केस में क्या होगा? रेसिपिएंट के एंगल से सोचना है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, आपको सर्विस के केस में रेसिपिएंट की लोकेशन क्या होगी देखते हैं। Where a supply is received at a place of business, सप्लाई रेसिपिएंट को मिल रही है, अपने बिजनेस प्लेस पे मिल रही है, जिसके लिए सप्लायर ने जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। सप्लायर क्या है? रजिस्टर्ड है, और उसने अपने इस बिजनेस प्रीमाइसेस का भी रजिस्ट्रेशन दे रखा है।
तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ रेसिपिएंट नहीं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या माना जाएगा? LOR क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस, सच रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैं रेसिपिएंट हूं, मैं सर्विस परचेस कर रहा हूं, मैं रेसिपिएंट हूं, ठीक है। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने अपने प्रीमाइसेस का, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जोधपुर राजस्थान में, मैं दिल्ली के किसी आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहा हूं, कोई भी सर्विस ले रहा हूं, सर्विस का सप्लायर दिल्ली का है, वो मेरे को सर्विस सप्लाई कर रहा है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या माना जाएगा? जहां पर मैं रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हूं। मैं कहाँ रजिस्टर्ड हूं? जोधपुर राजस्थान में। मतलब रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस माना जाता है रेसिपिएंट की लोकेशन। रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस माना जाता है रेसिपिएंट की लोकेशन। लेकिन अगर रेसिपिएंट बोले मैंने अपने बिजनेस प्लेस का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ ही नहीं है, मैंने अपने बिजनेस प्लेस का रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, मैं तो जीएसटी कानून में अनरजिस्टर्ड हूं, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या माना जाएगा? तो उस केस में क्या माना जाएगा? अगर रेसिपिएंट ने ये सप्लाई रिसीव की है एट ए प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, मतलब क्या? अनरजिस्टर्ड प्लेस पर उसने सप्लाई रिसीव की है, लिखा है ना, अदर देन ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया गया है, मतलब अनरजिस्टर्ड प्लेस पर उसने सप्लाई ली है। तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट LOR क्या माना जाएगा? ए फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर, मतलब है तो वो उसका बिजनेस प्लेस ही, बट वो अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है ही नहीं, बट उसका बिजनेस प्लेस तो होगा। वो अनरजिस्टर्ड है बट उसका बिजनेस प्लेस है, वो जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, उसकी लोकेशन माना जाएगा LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक। फिर अगर रेसिपिएंट बोले ऐसे तो मेरे एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है। पहले हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहां पर वर्ड यूज हुआ था फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट किसको बोलेंगे? ए प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस ही, है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस ही, बट अनरजिस्टर्ड है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सुटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेस। उसने अपने बिजनेस के लिए वहां पर ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेस डेप्लॉय कर रखे हैं टू सप्लाई सर्विसेज और टू रिसीव एंड यूज सर्विसेज फॉर इट्स ओन नीड। सर्विसेज को देने के लिए या लेने के लिए उसने वहां पर स्टाफ रखा है, ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेस उसके पास हैं। मतलब क्या? ये उसका प्लेस ऑफ बिजनेस ही है, बट अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को हम बोलेंगे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अब यहां पर आते हैं दोबारा, सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होगा? उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे रेसिपिएंट के रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को, और अगर उसका ये बिजनेस प्लेस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, जो अनरजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब कोई बोले एस्टेब्लिशमेंट चाहे बिजनेस का चाहे फिक्स्ड है, वो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो बिजनेस प्लेस हो चाहे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, तो उस केस में LOR क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या होगा? द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ रिसिप्ट ऑफ सप्लाई। ऐसा एस्टेब्लिशमेंट
जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है विद द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है रिसिप्ट, क्योंकि बात अभी रेसिपिएंट की हो रही है। ये क्या माजरा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे 4 बिजनेस प्लेस हैं, 4 बिजनेस प्लेस हैं। मैं कोई एडवर्टाइजिंग सर्विस ले रहा हूं, मैं कोई एडवर्टाइजिंग सर्विस ले रहा हूं। एडवर्टाइजिंग सर्विस में मैं 4 बिजनेस प्लेस में से मैं एक बिजनेस प्लेस को टारगेट कर रहा हूं कि मेरा ये एड इस बिजनेस प्लेस पे ज्यादा आना चाहिए। तो वो कहलाएगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट कैसा है जिसके कनेक्शन में मैं ये एडवर्टाइजिंग सर्विस ले रहा हूं, वो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है। ठीक है, तो वो माना जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। चौथे केस में अगर ये सब अवेलेबल नहीं हो, अगर ये सब अवेलेबल नहीं है, तो रेसिपिएंट कहीं ना कहीं तो रहता होगा। तो रेसिपिएंट का रेजिडेंस माना जाएगा LOR। तो LOR के लिए हम यूं बोल सकते हैं, पहले हम क्या देखेंगे, उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर ये अवेलेबल है तो ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है अगर, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, अनरजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, या ये अगर एक से ज्यादा अवेलेबल है, ये या ये अगर मोर देन वन है, अगर ये मोर देन वन है, इसको तो आप बिजनेस प्लेस बोल दो, इसको आप फिक्स्ड प्लेस बोल दो। बिजनेस प्लेस या फिक्स्ड प्लेस जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है, तो तीसरी बात, ना तो उसका बिजनेस प्लेस है ना फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, उस केस में हम क्या देखेंगे, उस केस में हम देखेंगे रेसिपिएंट कहीं तो रहता होगा। अब कई लोग क्या है, बिजनेस प्लेस उनका होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस करते ही हैं। कहाँ से? घर से। तो फिर उनके रेजिडेंस को ही मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेजिडेंस को। अब ठीक इसी पैटर्न पर हो गया। चलिए ठीक इसी पैटर्न पर बात करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। लोकेशन ऑफ सप्लायर, बात सर्विस के कनेक्शन में हो रही है, बात सर्विस के कनेक्शन में हो रही है। तो सप्लायर की लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करें, सप्लायर की लोकेशन LOS कैसे आइडेंटिफाई करें? ये भी ऊपर जैसे ही है, LOR जैसे ही है LOS। अगर सप्लाई हो रही है, देखो ऊपर लैंग्वेज क्या थी, सप्लाई इज रिसीव्ड। अब लैंग्वेज क्या यूज हो रही है, सप्लाई इज मेड। फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर उसका GST कानून में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो वो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा LOS। और अगर प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो कोई अनरजिस्टर्ड प्लेस तो होगा जहां से वो बिजनेस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो उस सिचुएशन में उस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन माना जाएगा LOS। और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट चाहे बिजनेस प्लेस है चाहे फिक्स्ड प्लेस है एस्टेब्लिशमेंट का, अगर ये एक से ज्यादा लोग जगह पर है, तो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई। ऊपर लैंग्वेज क्या थी, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द रिसिप्ट ऑफ सप्लाई। यहां लैंग्वेज हो रही है मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लायर के एंगल से बात हो रही है।
तो इसके लिए भी हम ये बोले उसका रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसका अनरजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस, अगर वो एक से ज्यादा है बिजनेस प्लेस या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न है वो माना जाएगा लोकेशन, और अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो रेजिडेंस। ठीक है, अब आपने LOS और LOR समझ लिया। अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। हम कर रहे थे डिफॉल्ट प्रोविजन सर्विसेज के लिए क्या लगेगा, जिसमें हमने बात की अगर B2B ट्रांजैक्शन है, मतलब जहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उस केसेस में क्या होगा, उस रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन LOR। LOR इस केस में हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो लगेगा सेक्शन 12(2). B2C ट्रांजैक्शन मतलब जहां पर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस अगर रिकॉर्ड पर एग्जिस्ट करता है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है बट उसका एड्रेस अगर अवेलेबल है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इस केस में भी क्या हो गया, LOR। लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जा रही है सर्विसेज के केस में, रेसिपिएंट की लोकेशन को। अगर वो रिकॉर्ड पर नहीं है अवेलेबल, रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज के लिए ये जनरल रूल है, इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोविजन। मतलब जहां पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं कर रखा है वहां पर ये डिफॉल्ट प्रोविजन लगेगा। लेकिन काफी सारी सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक प्रोविजन कर रखा है। तो अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 का 3। 12(1) पढ़ लिया, 10(2) पढ़ लिया, 12(2) पढ़ लिया, 12(1), 12(2) हो गया। अब 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर GST नहीं लगता है, बात अभी उसकी नहीं हो रही है, उसके कनेक्शन में जो सर्विसेज दी जा रही है उसकी बात हो रही है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कनेक्शन में क्या सर्विसेज दी जाती है, कंस्ट्रक्शन सर्विस, रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस, सर्वे की सर्विस। ठीक है, इंक्लूडिंग ये प्रोविजन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज पे तो लगेगा, लेकिन अकोमोडेशन सर्विस पे भी लगेगा इन होटल, बोट और वेसल। अकोमोडेशन सर्विस इन होटल, बोट और वेसल पर अकोमोडेशन सर्विस दी जा रही है, वहां पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा, सेक्शन 12(3). प्लेस ऑफ सप्लाई पोस्ट किसे माना जाएगा, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल एक आर्किटेक्ट ने किसी बिल्डिंग का प्लान बनाया, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, उसने प्लान बनाया, आर्किटेक्ट की सर्विस है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस है, तो उस आर्किटेक्ट की सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, अगर पहले से बनी हुई है, अगर पहले से नहीं बनी हुई है तो इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बननी है, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। ठीक है, फिर अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो फॉर एग्जाम्पल सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, हम बात उसी की तो कर रहे हैं जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोधपुर का कोई पर्सन है,
आर वो दुबई में अपना मकान बनवाना चाहता है और उसके लिए उसने एक आर्किटेक्ट की सर्विस ली है, वो आर्किटेक्ट भी जोधपुर का है। तो सप्लायर रेसिपिएंट दोनों जोधपुर के हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की लोकेशन दुबई में। तो अगर वो प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन इंडिया, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन इंडिया, ठीक है, वो माना जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम करते हैं एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड निकालिए एग्जाम्पल। करेंगे अभी सेक्शन 12(1). 12(1) पढ़ लिया था, ठीक है। 12(2) ये भी पढ़ लिया था। पहले 12(1) की बात करते हैं, मतलब डिफॉल्ट प्रोविजन की बात पहले करते हैं। डिफॉल्ट प्रोविजन पढ़ लिया था। क्या देखते हैं वहां पर? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, LOR देखते हैं। अगर LOR रिकॉर्ड पर नहीं है तो LOS। चलिए, मिस्टर अरुण, a chartered accountant registered in New Delhi, makes a supply of service to his client Mr. Puneet of Noida, UP, जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है, ठीक है। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है। सर्विस ले रहे, डिफॉल्ट प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इस सर्विस के लिए, सीए की सर्विस के लिए स्पेसिफिक रूल नहीं लगता, तो वो डिफॉल्ट प्रोविजन से गवर्न होगा 12(1). B2B सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है, तो ये B2B सप्लाई हुआ। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट क्या है? नोएडा, यूपी। तो ये माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अच्छा, इस केस में बताइए नेचर ऑफ सप्लाई क्या हुआ? सप्लायर की लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली। सप्लायर की लोकेशन न्यू दिल्ली, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका? नोएडा, यूपी। ये हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक। चलिए, अब हम करते हैं जहां पर B2C ट्रांजेक्शन है। B2C ट्रांजेक्शन। मिस्टर बिल्लू, ए बार्बर इन गुरुग्राम, हरियाणा, और ये रजिस्टर्ड है, बार्बर रजिस्टर्ड है हरियाणा में। इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हेयर कटिंग सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट मिस्टर सिन्हा को। मिस्टर सिन्हा रेसिपिएंट है, मिस्टर सिन्हा रेसिपिएंट हैं और रेजिडेंट हैं न्यू दिल्ली के, लेकिन अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। मिस्टर सिन्हा है दिल्ली के, बाल कटवा रहे हैं ये हरियाणा में, और ये मिस्टर सिन्हा अनरजिस्टर्ड है। ये B2C ट्रांजेक्शन है, B2C ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो इस केस में रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो LOS क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, हरियाणा। अवेलेबल अगर है तो मैं यही कह रहा हूं, अगर अवेलेबल है, अगर एड्रेस अवेलेबल है, देखो वो जो एड्रेस
वो जो बात बोली थी ना, जो नया सेक्शन आया उसके अंदर वो स्पेसिफिक से उसी बात के लिए कि स्टेट के नाम लिख देने को भी एड्रेस मान लेंगे, वो सिर्फ उसी के लिए है। यहाँ इस केस में पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, स्टेट लिखने से काम नहीं चलेगा। इस केस में पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, सिर्फ स्टेट का नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। वो बात स्पेसिफिकली सिर्फ उस सेक्शन के लिए ही थी, 10(1)(c)(a) के लिए, जब हमने 10(1)(c)(a) पढ़ा था। चलिए फिर, मिस पारुल न्यू दिल्ली बोर्ड से न्यू दिल्ली कोलकाता फ्लाइट टू अटेंड ए बिजनेस मीटिंग एट कोलकाता। एक बिजनेस मीटिंग इनको अटेंड करनी है कोलकाता में। इन्होंने फ्लाइट में लंच परचेस किया, ठीक है, प्लेन में लंच परचेस किया। फूड आइटम लोड हो चुके थे। एक मिनट, ये गलत ले लिया हमने, एक मिनट, ये तो 10(1)(e) का है, 10(1)(e) का। चलिए 12(3) में आते हैं, पहले 12(3) में। KTS Builder Mumbai is constructing a factory building for PLM Private Limited कोलकाता। फैक्ट्री बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कहाँ होना है? प्लेस ऑफ सप्लाई, इस केस में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कहाँ होना है? दिल्ली में होना है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा दिल्ली। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ये कंस्ट्रक्शन सर्विस है, तो इस केस में जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। फिर शाह एंड शाह एन आर्किटेक्ट फर्म एट कोलकाता, सप्लायर जो है आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहे हैं, हैज बीन हायर्ड बाय MKF बिल्डर। बिल्डर सर्विस ले रहा है आर्किटेक्ट की, क्यों ले रहा है? टू ड्रॉ अप ए बिल्डिंग प्लान फॉर हाई राइज बिल्डिंग। बिल्डिंग में ज्यादा माले होंगे, फ्लोर्स ज्यादा होंगे, टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम इन अहमदाबाद गुजरात। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कहां पे होना है? अहमदाबाद गुजरात में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, अहमदाबाद माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर हमने पढ़ा अकोमोडेशन इन होटल के लिए भी वही सेक्शन लगता है। तो देखिए, मिस्टर रमेश, चार्टेड अकाउंटेंट, न्यू दिल्ली, ट्रेवल्स टू मुंबई फॉर बिजनेस, स्टे इन ए होटल देयर। मुंबई जा रहे हैं बिजनेस के लिए और वहां पर वो स्टे भी करेंगे होटल में। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब होटल लोकेटेड है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस, मिस्टर एक्स एक कंसल्टिंग इंजीनियर है मुंबई महाराष्ट्र में, ये रेंडर कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है। किसको सर्विस दे रहे हैं? मिस्टर वाई, बेंगलोर लोकेटेड है वो बेंगलोर के, लेकिन प्रॉपर्टी का लोकेशन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में क्या देखा जाता है? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन देखेंगे? नहीं, उस केस में क्या देखेंगे? रेसिपिएंट की लोकेशन इन इंडिया, रेसिपिएंट की लोकेशन इन इंडिया। तो रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है? बेंगलोर, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर चलिए, तो हम कर रहे थे सेक्शन 12, उसमें हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज और अकोमोडेशन सर्विस एंड होटल, बोट और वेसल। उसके लिए कॉमन प्रोविजन है, तो दो बातें थी यहाँ पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस और दूसरा था यहाँ पर
अकोमोडेशन सर्विस इन होटल, बोट और वेसल। यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना कैसे बताया यहाँ पर कि उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की या बोट की या वेसल जहाँ पर लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ये सब आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन इंडिया ये माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर कई बार ऐसे हो सकता है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट या वेसल मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड हो, ठीक है। तो उस केस में रूल 4 लगेगा। रूल 4 हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, इस बात को अभी हम पेंडिंग रखते। मोर देन वन स्टेट में कैसे होगा? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन वन स्टेट में लोकेटेड है, कैसे होगी ये सब हम एग्जांपल्स में बात करेंगे, ठीक है। रूल 4 समझेंगे डिटेल में। चलिए फिर रूल सेक्शन 12(4) रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। काफ़ी सारी सर्विसेज की बात हो गई यहाँ पर। रेस्टोरेंट सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस मतलब जिम वगैरह की सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज वगैरह, हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, वो माना जाएगा आपका पोस। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। सेक्शन 12(4) सेक्शन 12(4) Mr. Ashutosh, a businessman, from a Pure Dine in a restaurant, पुणे। मिस्टर आशुतोष बिजनेसमैन है पुणे के, ठीक है। डाइन्स इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ पर ये फूड सर्विस ले रहे हैं मुंबई में, ठीक है। वाइल ऑन ए बिजनेस ट्रिप, ये मुंबई आए हुए हैं बिजनेस ट्रिप के लिए, हैं पुणे के, रेस्टोरेंट है मुंबई में। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पोस क्या माना जाएगा? वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। तो इस केस में रेस्टोरेंट सर्विस कहाँ पर परफॉर्म हो रही है? मुंबई में, मुंबई में परफॉर्म हो रही है, तो आपका पोस्ट माना जाएगा मुंबई। हमने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस का भी पढ़ा, फिटनेस सर्विस का भी पढ़ा, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस के लिए बात करते हैं। मिस्टर जिमी फरेरिया, ए मेकअप आर्टिस्ट, कोलकाता के हैं, ये जयपुर गए, गोज टू जयपुर राजस्थान फॉर डूइंग द मेकअप ऑफ मिस श्रद्धा कपूर, ए बॉलीवुड एक्ट्रेस बेस्ड इन मुंबई। एक्ट्रेस मुंबई की है, सप्लायर ऑफ सर्विस कोलकाता के हैं, लेकिन सर्विस परफॉर्म की गई है जयपुर में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा आपका? जयपुर, जहां पर सर्विस परफॉर्म हुई जयपुर। चलिए फिर इसके बाद आइए सेक्शन 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर ये सप्लाई B2B सप्लाई है तो क्या होगा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी एग्जाम्पल में सब आ जाएगा, ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग वगैरह सब बातें एग्जाम्पल में आ जाएंगी।
तो ट्रेनिंग और अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस है। B2B सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, मतलब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन मान लिया जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, पोस। लेकिन अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, मतलब ये B2C सप्लाई का ट्रांजेक्शन है, तो जहां पर ये सर्विस परफॉर्म हुई है, ठीक है, तो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस के लिए ये ऊपर वाली ही बात पार्टली लग रही है, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ चेंज किया कि अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उस केस में वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाएगा पोस्ट, नहीं तो जहां पर वो सर्विस परफॉर्म हुई है। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है पेज नंबर 174। DEO कंसल्टेंट्स कोलकाता के इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल ऑफ सन सीमेंट लिमिटेड, गुवाहाटी आसाम। मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये जीएसटी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ दे रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं कंपनी के कोलकाता ऑफिस पर, ठीक है, कंपनी के कोलकाता ऑफिस पर। अब इस केस में ये ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है। यहाँ क्या लिखा था? अगर B2B सप्लाई है, मतलब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उस केस में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन। अब इस केस में हम देखेंगे क्या ये रेसिपिएंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है? रेसिपिएंट कौन है? सन सीमेंट लिमिटेड, गुवाहाटी आसाम के हैं, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर आपका ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, कंपनी है, रजिस्टर्ड हो गई। तो क्योंकि आपका यहां पर ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन काम आएगी। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है? गुवाहाटी आसाम। हालांकि इस केस में सर्विस परफॉर्म कहां पर हो रही है? कोलकाता में, कोलकाता में सर्विस परफॉर्म हो रही है, लेकिन चूंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन काम आएगा, वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर दूसरा केस, मिस्टर सुरेश अनरजिस्टर्ड है, नोएडा में बेस्ड हैं, साइंस अप विथ एक्सीलेंट इंग्लिश एकेडमी न्यू दिल्ली फॉर ट्रेनिंग ऑन इंग्लिश स्पीकिंग। ये कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं एट देयर न्यू दिल्ली सेंटर, ठीक है। यहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ये B2C सप्लाई है। B2C सप्लाई के केस में क्या देखते हैं? जहां पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है, तो यहां पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म कहां हुई है? न्यू दिल्ली। यहां ये माना जाएगा आपका पोस्ट। फिर ये सब इतने पढ़ने के बाद भूल जाओगे और मिक्स हो जाएगा, तो ध्यान रखना चैलेंजिंग काम है। चलिए फिर सेक्शन 12(6), एडमिशन टिकट परचेज किया आपने, एंट्री टिकट परचेज किया टू एन इवेंट और एम्यूजमेंट पार्क। तो इवेंट में एंट्री टिकट परचेज किया आपने, सर्विस है। इस सर्विस का पोस्ट क्या होगा? प्लेस साइलेंस। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इवेंट के केस में जहां वो इवेंट हुआ वो माना जाएगा पोस्ट। और एडमिशन टू एम्यूजमेंट पार्क के केस में वो पार्क कहां पर लोकेटेड है वो देखा जाएगा, वो माना जाएगा आपका पोस्ट। फिर एक साथ में और पढ़ लेते हैं 12(7),
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं साथ ले रहा हूं ये। एक है एडमिशन टू इवेंट और एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। ये जो लोग वहां पर एंट्री टिकट लेके आ रहे हैं उनके लिए ये लगेगा, लेकिन इवेंट को जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए 12/7 लगेगा। मतलब जनरल पब्लिक के लिए 12/6 लगेगा, और जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसके लिए 12/7 लगेगा। उस केस में क्या होगा, पोस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर वो B2B सप्लाई है, मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन माना जाएगा पोस्ट। लेकिन अगर वो B2C सप्लाई है, तो जहां पर वो इवेंट हुआ है, जहां पर वो इवेंट हुआ है वो माना जाएगा पोस्ट। और अगर इवेंट हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो इवेंट हुआ है आउटसाइड इंडिया, हालांकि सप्लायर भी इंडिया का है, रेसिपिएंट भी इंडिया का है। सेक्शन 12 लगता ही कब है, जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हों, ठीक है। लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है आउटसाइड इंडिया, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया की है, और जो सर्विस का रेसिपिएंट है वो भी इंडिया का है। जो सर्विस का रेसिपिएंट है उसके बेटे या बेटी की शादी है, और वो शादी कर रहा है आउटसाइड इंडिया, अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया, उसका फंक्शन, मैरिज फंक्शन आउटसाइड इंडिया होना है, तो उस केस में सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, लेकिन इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, सप्लायर नहीं, रेसिपिएंट का लोकेशन इन इंडिया, LOR इन इंडिया, LOR इन इंडिया माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब रेसिपिएंट का ही लोकेशन मानेंगे, लेकिन इवेंट भले ही आउटसाइड इंडिया हो रहा है, लेकिन रेसिपिएंट का इंडिया का लोकेशन माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ये भी बाद में करेंगे। अगर इवेंट हुआ इन मोर देन वन स्टेट, ये भी हम बाद में करेंगे। अब एक पहले कर लेते हैं, इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस 1213 इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस के केस में आपका पोस्ट प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, अगर आपका ये B2B ट्रांजैक्शन है, मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो उसको ही प्रेफरेंस देते हैं हम, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट की लोकेशन को। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट की लोकेशन ही हो जाएगा आपका पोस्ट। लेकिन अगर ये B2C ट्रांजैक्शन है, मतलब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो उस सिचुएशन में सप्लायर के रिकॉर्ड पर रेसिपिएंट की जो लोकेशन है, सप्लायर के रिकॉर्ड पर जो रेसिपिएंट का एड्रेस है, वो माना जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसको लेकर हम एग्जाम्पल करते हैं। आइए पेज नंबर 177 इंश्योरेंस सर्विस के लिए करते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर शांताराम, CEO ऑफ शौर्य लिमिटेड मुंबई। शौर्य लिमिटेड के CEO हैं, और ये कंपनी रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। इन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया, इंश्योरेंस करवाया अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया। कौन सा स्टॉक, जो कंपनी की फैक्ट्री में पड़ा है, फैक्ट्री लोकेटेड है मुंबई में, फैक्ट्री मुंबई में, वहां पर जो स्टॉक पड़ा है उसका इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस सर्विस ली इन्होंने
सप्लायर ऑफ सर्विस है, सप्लायर ऑफ इंश्योरेंस सर्विस है एक्सीलेंट इंश्योरर, जो चेन्नई के हैं और तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये B2B ट्रांजेक्शन हुआ जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट दोनों रजिस्टर्ड है। तो इस केस में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाता है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट यहां पर कौन है? शौर्य लिमिटेड। उसका रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई। ये आपका था B2B ट्रांजेक्शन। अब समझते हैं B2C ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल। मिस बारबी अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं कोलकाता की, गोज टू हर नेटिव प्लेस पटना जो बिहार में है। इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने पेरेंट्स के लिए। देयर फ्रॉम वहां सेफ इंश्योरर पटना से ही है। तो इनका नेटिव प्लेस पटना में, इनके फादर मदर पटना में रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पटना की है, ठीक है। लेकिन मिस बारबी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो ये B2C ट्रांजेक्शन है। B2C ट्रांजेक्शन के केस में क्या होगा? जो सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का लोकेशन, एड्रेस, तो सप्लायर के रिकॉर्ड में क्या एड्रेस अवेलेबल है बताइए। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में ये क्या बताएंगे कि मैं फादर और मदर का इंश्योरेंस करवा रही हैं, ये मिस बारबी अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा रही है मेडिकल इंश्योरेंस। पॉलिसी पर एड्रेस क्या होगा? जहां पर पेरेंट्स रह रहे हैं तो पटना एड्रेस होगा। तो सप्लायर के रिकॉर्ड पर जो रेसिपिएंट का एड्रेस लोकेशन अवेलेबल है वो है आपका पटना। इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा पटना। दो बातें थी। B2B केस में क्या होगा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का लोकेशन। B2C के केस में क्या होगा? सप्लायर के रिकॉर्ड में रेसिपिएंट का लोकेशन। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कल।